हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। क्लास 12th का ये जो हमारा सेकंड बुक है ज्योग्राफी का, उसका चैप्टर नंबर 9 है जो कि टर्म 2 के सिलेबस में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग से क्योंकि हमारा ये चैप्टर शुरू हो रहा है तो हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ प्लानिंग, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है तो नॉर्मल चीज़ बट फिर भी जान लेते हैं। ओके, इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्कीम और प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सेट ऑफ एक्शंस टू अचीव सम गोल। प्लानिंग क्या है? किसी भी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे पहुँचना है। ओके, और ये काफ़ी दूर है। ठीक है, और हम रहते यहाँ पे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करते हैं ना कि हमें यहाँ पे जाना है, तो हम किस चीज़ से जाएंगे। ऐसे पैदल चल के जाएंगे या फिर बस से जाएंगे या फिर कार से जाएंगे, कैसे जाएंगे। हम उसके लिए क्या करते हैं, थिंक करते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद सोचते हैं, फिर एक कंक्लूजन निकालते हैं कि हाँ ऐसे जाएंगे। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड हम फाइनली यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो कहाँ आता है, हमारा प्लानिंग के अंदर ही आता है। ठीक है, ये होता है हमारा प्लानिंग। ओके, अब हमारे टू अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग या फिर बोल सकते हैं टू टाइप्स ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट है सेक्टरल प्लानिंग एंड सेकंड क्या है, सेकंड थिंग इज रीजनल प्लानिंग। ओके, तो अब सबसे पहले देखें कि सेक्टरल प्लानिंग क्या होता है। Sectoral planning means formulation and implementation of the seeds of schemes or programs aimed at development of various sectors of the economy such as agriculture, irrigation, manufacturing, power, construction, transport, communication, social infrastructure, services। ठीक है, सेक्टरल प्लानिंग में क्या होता है, फॉर्मुलेशन होता है और इम्प्लीमेंटेशन होता है बहुत सारे स्कीम्स का। ठीक है, बहुत सारे स्कीम्स लाए जाते हैं, प्रोग्राम्स लाए जाते हैं एंड इनको इम्प्लीमेंट करा जाता है। किस लिए इम्प्लीमेंट करा जाता है, इनका एम क्या होता है, तो जो भी हमारे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, जैसे कि एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब को देखते हुए, इन सब के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए वो प्रोग्राम्स, वो स्कीम्स इम्प्लीमेंट करे जाते हैं। ठीक है, एंड फाइनली वो अपने गोल पे पहुंच जाते हैं। फाइनली क्या होता है, हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम जो होता है वो अच्छे से काम करता है, इरिगेशन अच्छे से काम करता है। ठीक है, हम सब, हमारा जो इरिगेशन सिस्टम होता है, एग्रीकल्चर होता है, वो सब डेवलप्ड होता है। ठीक है, ये है हमारा सेक्टरल प्लानिंग। उसके अलावा जो हमारा रीजनल प्लानिंग है वो क्या है, देयर इज़ नो यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर स्पेस इन एनी कंट्री, सम एरियाज आर मोर डेवलप्ड एंड सम लैग्ड बिहाइंड। रीजनल प्लानिंग क्या होता है, रीजनल प्लानिंग में किसी भी रीजन का प्लानिंग। ठीक है, मतलब किसी भी रीजन को डेवलप करने का प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग मतलब नॉर्मली यही है हमारा बेसिकली, कि किसी भी रीजन को डेवलप करने के लिए प्लानिंग करना। ठीक है, और इसमें क्या है, देर इज़ नो यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर स्पेस इन एनी कंट्री। सम एरियाज़, कुछ एरियाज़ जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो जो पिछड़े हुए हमारे एरियाज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं, रीजनल प्लानिंग करते हैं। टारगेट एरिया प्लानिंग क्या है, प्लानिंग प्रोसेस इसमें क्या होता है, इकोनॉमिकली। देखो, प्लानिंग प्रोसेस में हमारा जो है, किस लिए होता है प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग हम क्यों करते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज जो होते हैं हमारे, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड किस पे करता है, तो डिपेंड करता है उस एरिया के रिसोर्सेज पे। हम जिस भी रीजन का, जिस भी एरिया को डेवलप करना चाहते हैं, तो डेवलपमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, उसके रिसोर्सेज क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ कुछ तो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे रिच रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, मतलब रिसोर्सेज बहुत सारे हैं लेकिन आज भी वो क्या है, बैकवर्ड हैं। तो जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, ओके, रिसोर्सेज हमारे ज़्यादा हैं और फिर भी वो क्या है, वो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी, इसलिए क्या है, वो आज भी पिछड़ा हुआ एरिया है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे रिसोर्सेज इतना अवेलेबल नहीं है लेकिन क्या है, वो अच्छे एरियाज़ बन चुके हैं, अब डेवलप्ड एरिया बन चुके हैं। ठीक है, तो ये टारगेट लिया जाता है कि कौन से एरिया को हमें टारगेट करना है और उसमें क्या क्या डेवलपमेंट करना है। ठीक है, और फिर प्लान्स एंड स्कीम्स इम्प्लीमेंट करे जाते हैं। आगे हमारे पास क्या है, द प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस द टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप। जो प्लानिंग कमीशन है उसने क्या किया, टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, टारगेट एरिया में क्या है और टारगेट ग्रुप में क्या है। देखो, टारगेट एरिया के अंदर में कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम आया, प्रोग्राम बोल सकते हैं इसको, ड्राउट प्रॉन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, एरिया को लेकर के ये आया। अब ग्रुप को लेकर के कौन सा आया, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, SFDA, मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, ये दोनों है हमारा टारगेट ग्रुप में, तो ये चीज़ हमें याद कर लेना है। ओके, यहाँ तक हो गया सबका क्लियर। अब आगे क्या हमारा, आगे है 8th 5 year प्लान।
8th 5 ईयर प्लान के अंदर में क्या हुआ, स्पेशल एरिया प्रोग्राम्स वर डिजाइन टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिल एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ट्राइबल एरियाज एंड बैकवर्ड एरियाज। 8th 5 ईयर प्लान के अंदर में क्या आया हमारा, बहुत सारे प्रोग्राम्स आए स्पेशल एरियाज को लेकर के, ठीक है। प्रोग्राम्स डिजाइंड हुए किन चीज़ों को डेवलप करने के लिए, टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिल एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ट्राइबल एरियाज एंड बैकवर्ड एरियाज, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बेसिकली ये रिलेटेड किससे होगा, हिल एरिया से, ठीक है। हमारे जो पहाड़ी एरियाज हैं उनसे होगा। उनके लिए क्या क्या आए देखो, इनिशिएटेड ड्यूरिंग 5th 5 ईयर प्लान कवरिंग 15 डिस्ट्रिक्ट्स। ये कब स्टार्ट हुआ, कब इनिशिएट हुआ, तो 5th 5 ईयर प्लान के टाइम में, ठीक है। कितने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता हुआ, 15 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। मतलब ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट होगा, तो 15 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। ऑल द हिली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इसके अंदर में आ गए, मिकिर हिल एंड नॉर्थ कोचर हिल्स ऑफ असम, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ये सारे इसके अंडर में आ गए इस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर में। द नेशनल कमिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया इन 1981 recommended that all the hill areas in the country having height above 600 meter and not covered under tribal subplan be treated as backward hill areas, ठीक है। तो द नेशनल कमिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया इन 1981 में जो नेशनल कमिटी था उसने क्या करा, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया में ये रिकमेंड करा कि जो भी हमारे हिल एरियाज है कंट्री में, ठीक है, जिनकी हाइट क्या है, अबव 600 मीटर, ठीक है, 600 मीटर से अबव जिनकी हाइट है और क्या है वो नॉट कवर्ड अंडर ट्राइबल सब प्लान बी ट्रीटेड एज बैकवर्ड हिल एरियाज, ठीक है। जो ट्राइबल सब प्लान के अंदर में नहीं आते हैं, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, उनको बैकवर्ड हिल एरियाज एज अ ट्रीट करना चाहिए। समझ में आया सबको, मतलब जो भी हमारे रीजन्स, जो हमारे हिल्स हैं वो 600 मीटर के अगर ऊपर जाते हैं, ठीक है, और वो ट्राइबल सब प्लान के अंडर में नहीं आते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, बैकवर्ड हिल एरियाज, ठीक है। अब वहाँ के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग चीज़ें लाई जाएंगी, स्कीम्स लाए जाएंगे। समझ में आ गया सबको यहाँ तक। अब देखो आगे क्या हमारे पास, आगे है हमारे पास प्लान्स वर ड्रॉन कीपिंग इन देयर टॉपोग्राफिकल, इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। हाँ ठीक है, देखो हमारी पेज फट चुके हैं, कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे। तो जो प्लान्स हम बनाते हैं, प्लानिंग्स जो करते हैं, वो किस चीज़, कौन से व्यूज़ को अपने दिमाग में रख करके किया जाता है, तो टॉपोग्राफिकल, इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस जो है उस एरिया का, उन सब को अपने ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद प्लानिंग शुरू होती है, ठीक है, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। aimed at harnessing the indigenous resources of the hill areas through development of horticulture, plantation agriculture, animal husbandry, poultry, forestry and small scale and village industry, ठीक है। इसका एम क्या होता है, एट हार्नेसिंग द इंडिजियस रिसोर्सेज ऑफ द हिल एरिया, जो भी हमारे हिल एरियाज के रिसोर्सेज हैं उन सबको ध्यान में रखा जाता है एंड डेवलपमेंट की जाती है, ठीक है, थ्रू डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। जो भी हमारे पास वहाँ पे रिसोर्सेज डेवलप्ड हैं हिल एरियाज में, उन सबको ध्यान में रखेंगे और उनसे जो भी हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा वो हम ज़्यादातर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ड्राउट प्रॉन एरियाज, इसमें क्या है, initiated during the 4th 5 year plan with the objectives of providing employment to the people in drought prone areas and created productive assets, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ, तो 4th 5 year plan के टाइम में, during the 4th 5 year plan with the objective of providing, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था इनका ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन ड्राउट प्रॉन एरियाज, ड्राउट प्रॉन एरियाज में रहने वाले जो भी पीपल्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना एंड क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट्स, ये इनका मेन मुद्दा था, ठीक है, हम बोल सकते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, ओके। इनिशियली एम्फेसिस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स, इनिशियली क्या स्टार्ट हुआ इस प्रोग्राम के अंडर में, तो एम्फेसिस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स। लेटर ऑन इट एम्फेसिस्ड ऑन irrigation projects, land development programs, afforestation, grassland development and creation of basic rural infrastructure such as electricity, roads, market, credit and services, ठीक है। बाद में क्या हुआ, पहले तो लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क का कंस्ट्रक्शन करना शुरू हो गया एंड बाद में इसने और किन चीज़ों को अपने साथ लाया, किन चीज़ों पे ध्यान दिया गया, किन चीज़ों का डेवलपमेंट किया गया, इरिगेशन पे ध्यान दिया गया, इरिगेशन प्रोजेक्ट लाया गया, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाया गया, फॉरेस्टेशन, ग्रास डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, मार्केट, क्रेडिट, सर्विसेज, सबका डेवलपमेंट करने का वो लाया गया स्कीम, ठीक है। ऑब्जर्व दैट
observed that this program is largely confined to the development of agriculture and allied sectors with major focus on restoration of ecological balance. ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया गया? दैट दिस प्रोग्राम इज लार्जली कॉन्फाइंड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स विद मेजर फोकस ऑन रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस. ठीक है, ये जो हमारा प्रोग्राम चलाया गया ड्राउट प्रोन एरिया, इसमें क्या हुआ, हमने आगे चल करके बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया. ठीक है, तो अब इससे हमें क्या पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, वापस से जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है उस पर हम फोकस कर रहे हैं. मतलब कि जो भी हम डेवलपमेंट करेंगे उससे हमारा जो बैलेंस है वो बना रहे हैं. ठीक है, बस ये आगे हमारे पास देखो क्या है, ये तो हमारा पेज फट चुका है इसलिए हम इसे निकाल देते हैं. आगे हमारे पास है देयर इज़ अ नीड टू क्रिएट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करने की ज़रूरत है. ठीक है, the restoration of ecological balance between water, soil, plants and human and animal population should be a basic consideration in the strategy of development of drought prone areas. drought prone areas में, ठीक है, जो भी हमारे डेवलपमेंट हो रहे हैं उनके साथ साथ रिस्टोरेशन होना भी ज़रूरी है इकोलॉजिकल बैलेंस का. किन चीज़ों के बीच में? वाटर, सॉयल, प्लांट्स एंड ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन. ठीक है, इन सब का बैलेंस होना ज़रूरी है, इकोलॉजिकल बैलेंस. ठीक है, The Planning Commission of India 1967 identified 67 districts of the country prone to drought. अब इसके अंडर में देखो कितने आते हैं, prone to drought में कितने डिस्ट्रिक्ट्स आए? 67 डिस्ट्रिक्ट्स. किसने आइडेंटिफाई करा? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने 1967 में. पता लगाया गया तो पता चला कि 67 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे क्या हैं, हमारी कंट्री में prone to drought है. The Irrigation Commission 1972 introduced the criterion of 30% irrigated area and demarcated the drought prone areas. ठीक है, The Irrigation Commission 1972 का जो इरीगेशन कमीशन है उसने क्या इंट्रोड्यूस करा? The criterion of 30% irrigated area demarcated the drought prone area. आगे हमारे पास है spread over सेमी एरिड. अब ये फैला हुआ कहाँ पे है? ठीक है, मतलब ये जो प्रोग्राम है वो कहाँ कहाँ पे चलाया गया तो वो देख लेते हैं. सेमी एरिड रीजन जो है हमारे वहाँ पे, एरिड ट्रैक्ट जो है वहाँ पे. अब ये कहाँ कहाँ पे हैं? राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, रायलसीमा एंड तेलंगाना प्लेट्यूज ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका प्लेट्यू एंड हाईलैंड्स एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु. ये सारे जगह हैं जहाँ पे हमारा ड्राउट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो चलाया गया. ठीक है, आगे हमारे पास क्या है? द ड्राउट प्रोन एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड नॉर्थ राजस्थान आर लार्जली प्रोटेक्टेड ड्यू टू स्प्रेड ऑफ इरीगेशन इन दिस रीजन्स. अब ड्राउट प्रोन एरियाज जो है पंजाब के, जहाँ पे पानी की कमी होती है, ड्राउट मतलब क्या होता है? सूखा होता है. ठीक है, तो जो पंजाब के ऐसे एरियाज थे, हरियाणा के थे, नॉर्थ राजस्थान के थे, वहाँ पे क्या किया गया? वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड करी गई, अच्छी खासी इरिगेशन दी गई, जिनकी वजह से क्या हुआ, आज वो एरियाज प्रोटेक्ट हो पाए. ठीक है, ये लार्जली प्रोटेक्टेड हुए. आगे हमारे पास क्या है वो देखते हैं. अब देखो हमारे पास एक केस स्टडी है. केस स्टडी हमें पढ़ना है भाई, देख लो, ध्यान से पढ़ लेना कि क्या है ये केस स्टडी, क्योंकि ये हमें क्या करना है? पढ़ना है. ओके, तो केस स्टडी है भारमौर रीजन का. ये देखो है भारमौर रीजन, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भारमौर रीजन. भारमौर रीजन में जो रहने वाले हमारे ट्राइब्स होंगे उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. कंप्राइजेस भारमौर एंड होली तहसील्स ऑफ चांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. ये कौन से जगहों को बताता है? तो भारमौर एंड होली तहसील्स ऑफ चांबा डिस्ट्रिक्ट का जो भारमौर एंड होली तहसील्स हैं हिमाचल प्रदेश में, उसको ये कंप्राइजेस करता है. नोटिफाइड ट्राइबल एरिया सिंस 21 नवंबर 1975 21 नवंबर से इसको क्या किया गया? ट्राइबल एरिया नोटिफाइड कर दिया गया, और आज तक क्या है? ये ट्राइबल एरिया है. इनहैबिटेड बाय गड्डी अ ट्राइबल कम्युनिटी. ये जो गड्डी है ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ पे रहते हैं. ठीक है, एंड प्रैक्टिस ट्रांस ह्यूमन्स एंड कवर्स्ड थ्रू गाडियाली डायलेक्ट. ये कौन से डायलेक्ट बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं? गाडियाली. एंड ये क्या है? प्रैक्टिस करते हैं ट्रांस ह्यूमन्स. कहने का मतलब है कि ये एक जगह पे रह करके खेती नहीं करते हैं. एक्चुअली इनके जो भी होते हैं, मतलब जो भेड़ बकरी जो भी चराते हैं, उनको ये सीज़न के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? लेकर के एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं. जैसे कि अभी विंटर का सीज़न है. ठीक है, तो विंटर के सीज़न पे हमें यहाँ पे अगर अच्छी खासी जो पास्चर्स होते हैं अगर वो मिल गए तो अच्छी बात है, और फिर वो समर के सीज़न में क्या करेंगे? कहीं और मूव कर जाएंगे. मतलब सीज़न टू सीज़न ये क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं. ये बोल दो, ट्रांस ह्यूमन्स में वही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह हम क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं सीज़न टू सीज़न. ठीक है, सीज़न के अकॉर्डिंग. अब देखो इन हिल एरियाज़ की हालत क्या है? हार्श क्लाइमेट कंडीशंस है, लो रिसोर्सेज हैं. ठीक है, और फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है. ये बताया जा रहा है क्या?
कि जहाँ पे भरमौर जो रीजन है हमारा वहाँ पे कंडीशन कैसा है, क्लाइमेट कंडीशन, रिसोर्सेज क्या है और इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, ये पता चल गया हमारे। अब हमें पता चलता है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ भरमौर सब डिवीजन वॉज 39,113, ठीक है। भरमौर रीजन का जो पॉपुलेशन है वो कितना है 39,113, 21% पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने परसेंट रह रहे हैं, 21% रह रहे हैं, ठीक है। ये कब का है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। इकोनॉमी इज लार्जली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज सच एज शीप एंड गोट रियरिंग। जो इकोनॉमी है वो किस पे बेस्ड है, तो जो अलाइड एक्टिविटीज है बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज सच एज शीप एंड गोट रियरिंग। जो शिप रियरिंग होता है, गोट रियरिंग होता है, ये सब करते हैं और ऐसे इनकी जो है जिंदगी चलती है, ठीक है। Process of development of tribal area of Bharmar started in 1970s when Gadis were included among scheduled tribes। अब बताओ जो हमारा प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो कब स्टार्ट हुआ भार्मर रीजन में, भार्मर एरिया में 1970s में, जब जो गाडीज थे हमारे, जो ये ट्राइबल पीपल्स थे, ये इंक्लूड हुए किसमें, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, ठीक है। तो 1970s में यहाँ पे डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ये हमें याद कर लेना है। अंडर द 5th 5-year plan the tribal sub plan was introduced in 1974 and Bharmar was designated as one of the 5 integrated tribal development projects in Himachal Pradesh। अब हम क्या पढ़ेंगे, 1970s में तो आगे स्टार्ट हो गया हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस। अब 5th 5-year प्लान के अकॉर्डिंग क्या इंट्रोड्यूस्ड हुआ, ट्राइबल सब प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1974। इसके अंडर में 5th 5-year प्लान के अंडर में ट्राइबल सब प्लान इंट्रोड्यूस्ड हुआ 1974 में। और भारमौर को क्या डिज़ाइन कर दिया गया, किस तरह से डिजाइनेट किया गया, वन ऑफ द 5 इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश, ITDP, ठीक है। अब देखो ट्राइबल सब प्लान के बारे में हमें पढ़ना है एग्जैक्टली कि इसके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन क्या थे, तो वो मैंने यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहले इसके कंट्रीब्यूशंस पढ़ लो। तो क्या कंट्रीब्यूशंस है, द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, पोर्टेबल वाटर, रोड्स, कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है, तो इसमें डेवलपमेंट होता है किस चीज़ का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारे स्कूल्स के टर्म में हो गए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के टर्म्स में, पोर्टेबल वाटर के टर्म्स में, रोड, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छे करना, इनकी डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी की डेवलपमेंट, ये सारे हमारे क्या है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है ट्राइबल सब प्लान के, ओके। नेक्स्ट क्या है कंट्रीब्यूशन हमारा, विलेजेस लोकेटेड अमॉन्ग द रिवर रावी इन होली एंड खानी आर द मेन बेनिफिशरीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अब देखो बात तो हो गई हमारी कि जो हमारा ट्राइबल सब प्लान है उसके जो मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस थे वो क्या थे, ठीक है। तो हमें पता चले कि क्या हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो हो रहा था वो कौन सी जगह पे हो रहा था, ऐसा तो नहीं है ना कि सारे जगहों पे इनका डेवलपमेंट हो रहा है। तो जो एरियाज थे वो देखो क्या थे, जो विलेजेस हमारे थे लोकेटेड अलोंग द रिवर रावी, जो होली में जो रिवर था रावी और खानी, उसके अगल बगल जो भी विलेजेस लोकेट करते थे वहाँ पे अच्छी जगह थी, मतलब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा खासा हुआ, ठीक है। और जो रिमोट विलेजेस थे कहाँ के, टुंडा एंड कुक्ति के, वहाँ पे सफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आज भी नहीं है, ठीक है। एरियाज स्टिल डू नॉट हैव सफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। आगे हमारे पास है इन 1971 के अकॉर्डिंग जब देखा गया तो लिटरेसी रेट कितनी थी भार्मर रीजन की, 1.88%, और 2011 के अकॉर्डिंग कितना हुआ, 65%, ठीक है। इतना हमें याद रखना है। अब उसके बाद हमारा ITDP के बारे में भी भाई हमें पढ़ना है। तो इसका एम क्या था, ITDP का एम क्या था, ठीक है, aimed at improving the quality of life of the Gadis and narrowing the gap in the level of development between Bhamar and other areas of the हिमाचल प्रदेश। इसका एम था कि जो गडीज़ हैं, जो ये ट्राइबल पीपल्स हैं, इनकी लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करना, और जो गैप है हमारा, ठीक है, गैप इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात कर ले कि डेवलपमेंट में जो हम देखा जाए कि जो अदर रीजन्स है और ये रीजन्स है, तो ये बहुत ज़्यादा नीचे, मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे अच्छा खासा डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट करके इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको भरने की भी कोशिश करी गई, ठीक है। भरने की भी कोशिश किस में थी, ITDP में, ठीक है। आगे हमारा क्या है, लैट द हाइएस्ट प्रायोरिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ एंड सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, ठीक है। हाइस्ट प्रायोरिटी किसको दी गई, तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, ठीक है, एंड सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, ये हमारे क्या थे, हाईएस्ट प्रायोरिटी इन सबको दी गई, मतलब इन पे ज़्यादा फोकस करा गया। सोशल बेनिफिट्स क्या हुए, डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिज
डिक्लाइन हुआ, ठीक है, चाइल्ड मैरिज बहुत कम होने लगा। ट्रेमेंडियस इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट हमने देखा 1971 में कितना कम था और 2011 में कितना ज़्यादा हो गया, तो लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हुआ और जो हमारा सेक्स रेशियो था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है। और जो हमारा क्या था, ये मेल एंड फीमेल में जो भी हमारी इनइक्वलिटीज़ थी वो भी क्या हो गई, वो भी ख़त्म हुई, मतलब पूरी तरह से नहीं लेकिन फिर भी उसमें भी डिक्लाइन आया, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आगे आता हमारे पास ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी के लास्ट 3 डिकेड्स में क्या हुआ, द कल्टिवेशन ऑफ पल्सेस एंड अदर कैश क्रॉप्स हैज़ इंक्रीज्ड। जो कल्टिवेशन है पल्सेस का और अदर कैश क्रॉप्स का वो इंक्रीज हुआ है इस एरिया में, लेकिन आज भी बट स्टिल डन विथ टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब ये उस टाइम के जो भी टेक्नोलॉजीज थे उसका यूज़ आज भी होता है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, स्टिल वेरी मोबाइल एज अ सीजेबल सेक्शन ऑफ they migrate to Kangra and surrounding areas during winter to earn their living from wage labor। ये क्या करते हैं, आज भी जो हमारा कांगड़ा रीजन है वहाँ का उधर माइग्रेट कर जाते हैं, वहाँ के सराउंडिंग एरियाज में माइग्रेट करते हैं, क्यों, टू अर्न देयर लिविंग फ्रॉम वेज लेबर, ठीक है। वेज लेबर ऐसे काम करके वो विंटर के सीजन में उधर माइग्रेट करते हैं और अर्निंग करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सस्टेनेबल हम डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे पहले हम डेवलपमेंट को देखेंगे एंड इधर हमारा दिया हुआ है कि जो डेवलपमेंट है वो क्या, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक इवॉल्व है, ठीक है। सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में ये इवॉल्व हुआ, ओके, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद देखेंगे जनरली यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ पार्टिकुलर सोसाइटीज़ एंड द प्रोसेस ऑफ चेंजेस एक्सपीरियंस्ड बाय देम। डेवलपमेंट कहने से क्या हमारा समझ में आता है कि किसी भी पार्टिकुलर सोसाइटीज़ में जो भी हमारे चेंजेस हो रहे हैं, जो प्रोसेस हैं चेंजेस के, या फिर जो स्टेट है कि वो आज किस तरह से है, कल किस तरह से होगा, तो ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे आते हैं डेवलपमेंट में, ठीक है। डेवलपमेंट का हम यूज़ करके इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, कि कल क्या था, आज कैसा हुआ, तो उससे हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट हुआ है, कि डेवलपमेंट और घट गया है, कम हुआ है, ये सब चीज़ें। डेवलपमेंट और क्या है, द स्टेट ऑफ द सोसाइटीज़ हैज़ लार्जली बिन डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन प्रोसेसेस बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड देयर बायोफिजिकल एनवायरनमेंट। अब ये जो स्टेट्स हैं सोसाइटीज़ के, ये तो हमें पता चले कि डेवलपमेंट किसको डिस्क्राइब करता है, किसी भी पार्टिकुलर सोसाइटी का क्या स्टेट से है, किस तरह से है आज वो, इस चीज़ को डेवलपमेंट डिस्क्राइब करता है। और जो स्टेट ऑफ सोसाइटीज़ है वो कैसे डिटरमाइंड होता है, तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ और हमारा बायोफिजिकल इन्वायरमेंट है इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उससे हमारा डिटरमाइंड होता है स्टेट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, कि हमारा किस तरह से, मतलब हम किस तरह से अपने इन्वायरमेंट में जो भी रिसोर्सेज प्रेजेंट है उनको यूज़ करके किस तरह से काम कर रहे हैं, हम किस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं, यही स्टेट है हमारा, ठीक है, ये स्टेट डेवलपमेंट का। आगे द टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस हैव हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द pace of human environment interaction and momentum thus generated in return has accelerated technological progress and in transformative and creative of institutions, ठीक है। तो जो हमारा टेक्नोलॉजी है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड होने लगे वैसे वैसे हमारा जो ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन है वो बढ़ गया, ठीक है। कैसे बढ़ गया, पहले हम उतने कनेक्टेड नहीं थे हमारे इन्वायरमेंट से, लेकिन आज बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। क्यों, टेक्नोलॉजी की वजह से, इंस्टीट्यूशंस की वजह से, और इनकी वजह से क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ट्रांसफॉर्मेटिव और इंस्टीट्यूशंस और भी ज़्यादा क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हमारा हो रहा है। आगे इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड इरा, ठीक है। अब हम इसमें क्या देखने वाले हैं, इस टाइम में डेवलपमेंट को क्या माना गया, साइनोनिमस टू इकोनॉमिक ग्रोथ, मेजर इन टर्म्स ऑफ टेम्पोरल इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा कंजम्पशन। हम किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, तो उसका जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो कितना है, पर कैपिटा इनकम क्या है, इन सब के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट कितनी हो रही है हमारे कंट्री की या फिर किसी भी कंट्री की, ठीक है। एक साल में वो कितना डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पे क्या क्या इंक्रीज़ हुआ, क्या डिक्रीज़ हुआ, ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। इन 1970s the praises such as redistribution with growth and growth in the equity were incorporated in the definition of development। 1970s में जो एक फ्रेज है, ठीक है, क्या है, redistribution with growth and equity were incorporated in the definition of development। definition के डेवलपमेंट में ये जो हमारा फ्रेज है वो ऐड हो गया, कब, 1970s में, ठीक है। also includes the issues such as improving the well-being, और भी बहुत सारे इश्यूज इंक्लूड हुए जैसे कि इम्प्रूविंग द वेलबींग, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, अवेलिंग ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड
इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एंश्योरिंग द पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। ये सारे भी हमारे किस में ऐड हुए, डेवलपमेंट में, ठीक है। मतलब इनके बिना डेवलपमेंट हमारा क्या है, अधूरा है। ओके, हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ लिख ले रहे हैं, ठीक है। मतलब लिटरेसी रेट हमारी काफ़ी अच्छी है, बट सारे लोग वोट्स नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या है, डेवलपमेंट हुआ पूरी तरह से नहीं, क्योंकि हमारे पास सिविल राइट्स होने चाहिए। बाई 1980s, 1970s में तो पता चल गया, एक फ्रेज ऐड हुआ था हमारा डेवलपमेंट के डिफिनेशन में, और 1980s में डेवलपमेंट इमर्ज्ड एज अ कॉन्सेप्ट इनकैप्सुलेटिंग वाइड स्प्रेड इम्प्रूवमेंट इन सोशल एज वेल एज मटेरियल वेलबींग ऑल इन अ सोसाइटी, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी तक तो हम डेवलपमेंट के बारे में ही पढ़ रहे थे कि डेवलपमेंट क्या एग्जैक्टली। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नोशंस देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इमर्ज्ड कैसे हुआ, इमर्ज्ड इन द वेक ऑफ जनरल राइज इन द वेक ऑफ, सॉरी ये सेकेंड टाइम हो गया, वेक ऑफ द जनरल राइज इन द अवेयरनेस ऑफ इन्वामेंटल इशूज़ इन द लेट 1960s इन वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। इन्वामेंटल इशूज़ के अवेयरनेस को लेकर के हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो इमर्ज्ड हुआ, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है एक, द पॉपुलेशन बॉम्ब किसने लिखा है, बाय इरलिक 1968 में। उसके बाद द लिमिट ऑफ ग्रोथ मीडोज का लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन सब से हमें क्या पता चलता है, इमर्जेंस ऑफ न्यू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये जो भी स्कीम्स हमारे लाए गए हैं ना, जो भी हमारे लिखे जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो नए मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट को इमर्ज कर रहे हैं अंडर अ ब्रॉड फेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये तो सबको पता होगा ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें हम क्या करते हैं, हम डेवलपमेंट तो करते हैं बट हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचता है, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और जो हम रिसोर्सेज आज यूज़ कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आराम से मतलब हो सकता है, ठीक है। मतलब वो भी यूज़ कर सकता है आराम से, तब वो हुआ हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, आगे देखो भाई क्या हमारे पास, द यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश्ड अ वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED। यूनाइटेड नेशन ने इसको एस्टैब्लिश करा, WCED को, हेडेड बाय नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लम ब्रुटेलैंड, ठीक है। और हेडेड किसके द्वारा किया गया था, हेड किसके द्वारा, तो नॉर्वेजियन के प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लम ब्रुटेलैंड के द्वारा, ठीक है। इन्होंने क्या रिपोर्ट दिया, जो हमारा वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट था, इसका क्या रिपोर्ट आया, तो रिपोर्ट आया इंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर इन 1987, जिसको कि ब्रुटेलैंड रिपोर्ट भी कहा गया, ठीक है। इसमें डेवलपमेंट कैसे डिफाइन हुआ, आप देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, आज की नीड्स को तो पूरा कर ही रहा है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो हमारे फ्यूचर के जनरेशन होंगे उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके, आज का जो भी हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारी नीड्स है वो पूरी हो रही है बिना फ्यूचर जनरेशन के जो हमारे रिसोर्सेज होंगे उनको कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना, तो वो हमारा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है। Take care of ecological, social and economic aspects of development during the present times and pleads for conservation of resources to enable the future generation to use resources। किस चीज़ का टेक केयर करना है हमें इसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट का, ठीक है, आज के टाइम में, जिससे कि हमारा कंजर्वेशन है रिसोर्सेज का वो रहे फ्यूचर जनरेशन में भी, ठीक है, ताकि फ्यूचर जनरेशन वाले भी इसे यूज़ कर सके। तो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा केस स्टडी आया इंदिरा गांधी कैनल का, ठीक है, कमांड एरिया इंदिरा गांधी नहर। अब देखो पहले इसको कहा जाता था राजस्थान कैनल, और ये क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनल सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट बाय कंवर सैन इन 1948, और प्रोजेक्ट कब किया गया था, द कैनल प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड कब किया गया था ये कैनल प्रोजेक्ट, 31 मार्च 1958 को, ठीक है। ये याद करना है कि ये लॉन्च कब किया गया था। ओके, आगे हमारे पास क्या है, कहाँ से ये निकलता है, हारी के बैरेज इन पंजाब, इस बैरेज से निकलता है, हारी के बांध से निकलता है ये, एंड रन्स पैरेलल टू पाकिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर के पैरेलल में ये बहता हुआ आता है, ठीक है, एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। ओके, आगे हमारे पास क्या है, टोटल प्लान्ड लेंथ ऑफ द सिस्टम इज 9060 किलोमीटर, कैटरिंग to the irrigation needs of a total cultivable command area of 19.63 लाख हेक्टेयर्स, ठीक है। कितने किलोमीटर की कैटरिंग हो रही है इसमें, 9060, ठीक है। और कल्चरेबल कमांड एरिया कितने, जो हमारा कितना एरिया है जिसको ये प्रोवाइड कराता है इरिगेशन, 19.63 लाख हेक्टेयर। ओके, आगे हमारा क्या है, आउट ऑफ द टोटल कमांड एरिया अबाउट 70% वॉज इन्वेस्टेड
टू बी इरीगेटेड बाय फ्लो सिस्टम एंड रेस्ट बाय लिफ्ट सिस्टम। देखो 70% तो फ्लो सिस्टम के द्वारा इरीगेट हो जाता है टोटल कमांड एरिया का, जो भी हमारा कल्चरल एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया, ठीक है, और बाकी किसके द्वारा होता है, लिफ्ट सिस्टम के द्वारा। ओके, आगे क्या है, द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द कैनल सिस्टम हैज़ बीन कैरिड आउट थ्रू 2 स्टेजेस। जो कंस्ट्रक्शन किया गया कैनल का वो 2 स्टेज में किया गया। तो कमांड एरिया ऑफ फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट एरिया का कमांड स्टेज हम देखेंगे, और सेकेंड स्टेज है ये, ठीक है। तो फर्स्ट जो कमांड एरिया ऑफ स्टेज है हमारा वो कहाँ पे है, लाइज इन गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, ये यहाँ पे लाई करता है। ओके, हमारा फर्स्ट स्टेज। कल्चरल लेवल कमांड एरिया कितना है यहाँ का, फर्स्ट स्टेज का 5.53 लाख हेक्टेयर्स। इरिगेशन कितना है, इरिगेशन कब यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हुआ, 1960 में, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आगे कहाँ है, कितना है, सेकंड वाले में, स्टेज सेकंड में स्प्रेड ओवर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट्स, ये इन डिस्ट्रिक्ट्स से होता हुआ गुजरता है। कल्चरल लेवल कमांड एरिया कितना है, 14.10 लाख हेक्टेयर। इरिगेशन कब स्टार्ट हुआ, मिड 1980s में, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड अगर कर लो आप तो आपका जो है 19.63 लाख हेक्टेयर्स निकल जाएगा, ठीक है, जो कि हमें पता चला कि टोटल कमांड एरिया 19.63 लाख हेक्टेयर्स को वो क्या करता है, इरिगेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऑल द लिफ्ट कैनल्स ऑफ इंदिरा गांधी सिस्टम ओरिजिनेट at the left bank of main canal while all the canals are right bank of the main canal are flow channels, ठीक है। अब देखो जो हमारा मेन कैनल है, ठीक है, उसके लेफ्ट में अगर जो भी हमारे हैं ओरिजिनेट हो रहे हैं उनको हम कहते हैं लिफ्ट कैनल्स, और जो राइट में होते हैं कैनल्स को उनको कहते हैं फ्लो चैनल्स, ठीक है। यहाँ तक हो गया लिफ्ट और फ्लो में क्लियर कि वो किधर से ओरिजिनेट होते हैं। अब उनके अलावा हमारे पास है इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ द रीजन बोथ पॉजिटिवली एज वेल नेगेटिवली। अब ये कैनल तो हमारा बन गया, डेवलपमेंट भी हो रहा है बहुत सारी चीज़ों का, जो हमारे एग्रीकल्चर से वो भी अच्छे खासे हो जा रहे हैं, लेकिन इफेक्ट क्या है इनके, पॉजिटिव भी हैं और निगेटिव भी हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ का 2 एस्पेक्ट होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव क्या है, तो सॉइल मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी हो जा रही है, ठीक है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एंड वेरियस एफॉरेस्टेशन एंड पास्चर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अंडर CAD हैव रिजल्टेड इन ग्रीनिंग द लैंड, और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं जिनकी वजह से जो लैंड है वो ग्रीनिंग हो रही है, मतलब वो ग्रीन ही रह रहा है, ठीक है। ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग विंड, और क्या हो रहा है पॉजिटिव इफेक्ट, और क्या है इसका, तो विंड इरोजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। निगेटिव एस्पेक्ट क्या है, intensive irrigation and excessive use of water has led to emergence of twin environmental problems of water logging and soil salinity। अब हो क्या रहा है एग्जैक्टली कि हम बहुत ज़्यादा अगर इरिगेशन का यूज़ करेंगे, एक्सेसिव यूज़ करेंगे वाटर का, तो क्या होगा, 2 हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं इससे, वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी की, ठीक है। तो हमारे पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों इफेक्ट आ गए। स्प्रेड ऑफ कैनल इरीगेशन हैज़ लेड टू इंक्रीज इन कल्टिवेटेड एरियाज एंड इंटेंसिव ऑफ क्रॉपिंग। अब देखो ये क्या पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, कैनल इरिगेशन की वजह से, इसकी स्प्रेड की वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो कल्टिवेटेड एरिया हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्रॉपिंग इंक्रीज़ हो रही है हमारी, ठीक है। जैसे कि पहले क्या होते थे, ट्रेडिशनल क्रॉप्स होते थे वहाँ पे, जैसे कि ग्राम, बाजरा, ज्वार, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होगा, इरिगेशन की वजह से वीट भी होने लगा, कॉटन भी, ग्राउंडनट भी और राइस भी, ठीक है। तो ये रिप्लेस्ड हुआ, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हो रहा है एग्रीकल्चर में, ठीक है। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव इरीगेशन। और क्या हो रहा है, इन सब से अगर हम ग्राम, बाजरा और ज्वार की जगह लगा रहे हैं, इनको पानी कम चाहिए होता है, और वीट, कॉटन, ग्राउंडनट एंड राइस को क्या चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए, तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, इंटेंसिव इरीगेशन हो रहा है, ठीक है। आगे हमारे पास इनिशियली हैज़ लेड टू ट्रेमेंडस इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी। इनिशियली क्या होता है इसमें कि बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमारे इंक्रीज हो जाता है, और लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करती है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, मेजर फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारे कुछ मेजर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रमोशन के लिए, ठीक है। तो 7 मेजर्स हैं हमारे, 7 में से 5 मेजर्स क्या कर रहे हैं, प्रपोज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन कमांड एरिया आर मीन टू रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस। जो 7 मेजर्स हैं उनमें से जो 5 है वो हमारे क्या कर रहे हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर भी करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, अगर हम स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी की, ठीक है, अगर वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी हम स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होगा, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छे से होगा, ठीक है। द क्रॉपिंग पैटर्न शैल नॉट इंक्लूड वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। अगर हम उस एरिया में वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ज़्यादा ना लगाएं तो क्या हो सकता है, हमारा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब आगे की जनरेशन के लिए वो बचा रह सकता है और हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई वाटर लॉगिंग, सॉइल सैलिनिटी नहीं होगा, ठीक है।
और कैसे क्रॉप्स हम लगा सकते हैं, जैसे कि साइट्रस फ्रूट्स का ग्रोथ हमें करना चाहिए, वहाँ पे प्लांटेशन करना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा प्रमोट करेगा। द CAD प्रोग्राम सच एज लाइनिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज, लैंड डेवलपमेंट एंड लेवलिंग एंड वाराबंदी सिस्टम शैल बी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस द कन्वेंस लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हमें ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, ये क्या है, CAD प्रोग्राम से इन सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये मैं बताना चाहती थी। आगे हमारा जो चौथा है वो क्या है, द एरियाज अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी शैल बी रिक्लेम्ड, ठीक है। जो हमारे एरियाज अफेक्ट हो चुके हैं वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी से, उनको रिक्लेम्ड कर लेना चाहिए, ठीक है, तो भी हमारा क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा। और क्या है पांचवा, द इको डेवलपमेंट थ्रू एफॉरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन, पास्चर डेवलपमेंट इज नेसेसरी पार्टिकुलरली इन द फ्रेजाइल इन्वायरमेंट, ठीक है। जो एफॉरेस्टेशन है उससे हम क्या कर सकते हैं, इको डेवलपमेंट, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन, पास्चर डेवलपमेंट, अगर हम ये सब करते हैं तो ये क्या होगा, ये इससे हमारा जो है बैलेंस बना रहेगा, ठीक है, और ये नेसेसरी है पार्टिकुलरली इन द फ्रेजाइल एनवायरनमेंट। ये हमारा 5 हो गया। अब छठा और सातवां क्या है, 7 मेजर्स थे हमारे, जिनमें से 5 क्या थे, 5 जो है ऐसे थे जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर कर सकते थे। अब छठा देखो क्या है, द लैंड अलॉट इज हैविंग पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड एरिया प्रोवाइडेड एडिक्वेट फिनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर कल्टिवेशन ऑफ लैंड। कल्टिवेशन ऑफ लैंड के लिए अगर हम एडिक्वेट फिनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट करते हैं, कहाँ पे, जो हमारे इकोनॉमिक बैकग्राउंड हैं, जो हमारे इकोनॉमिक बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे, तो ये क्या हो सकते हैं, ये अच्छे खासे चल सकते हैं। उसके बाद है सातवां, द एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज़ हैव टू डेवलप्ड अलॉन्ग विद द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। अब देखो सिर्फ एग्रीकल्चर करने से ही नहीं हो जाएगा, ठीक है, एक दो एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं होगा, इसके साथ साथ हमें क्या करना है, अदर सेक्टर्स को भी डेवलप करना है। एग्रीकल्चरल और अलाइड एक्टिविटी के साथ साथ हमें क्या करना है, अदर सेक्टर्स को भी डेवलप करना है, तब जाकर के क्या होगा, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा और हमारा जो डेवलपमेंट है वो होता रहेगा और इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है एंड आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, कुछ छूट गया हो, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और देखो नोट्स चाहिए जिसको भी, उसके लिए आप जाकर के इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार चेक कर लेना, और वहाँ पे हाईलाइट सेक्शन में आपको सारे नोट्स अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।